हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है वैदिक एज। तो ये सोशल रिफॉर्म का एज था, जिसमें वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां हम लोगों ने लास्ट टर्न पर देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई लैंग्वेज नहीं थी, या फिर लैंग्वेज थी भी तो वो समझ में नहीं आई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसीई के बीच का जो टेन्योर है, ये इंडस वैली, ये वैदिक एज कहलाता है। तो ये वैदिक एज में अचानक से ये वेल डिफाइंड, वेल सिस्टमैटिक, ग्रामेटिकली साउंड लैंग्वेज संस्कृत कैसे डेवलप हो गई। तो इसके लिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग एविडेंसेस दिए, जिनमें मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए, विलियम जोन्स ने कहा कि आर्य यूरोप से आए, बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्य नॉर्थ पोल से आए। नॉर्थ पोल मतलब आर्कटिक रीजन, जो भी हो। मतलब ये भी है कि एच.सी. दास जैसे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इंडिया में ही आर्यंस रहे थे और ओरिजिनल ट्राइब थे, और उन्होंने संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया। तो जो भी है, मतलब अलग अलग व्यूज़ हैं हिस्टोरियंस के। हम लोग देखते हैं कि ये आर्य जब इंडिया आए, तो इंडिया में आकर के इन्होंने इंडिया के ओरिजिनल ट्राइब से लड़ाई की। एक बैटल का भी एविडेंस मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इस 7वें मंडल में बैटल ऑफ दशराज को मेंशन किया गया है, दशराज यज्ञ को बताया गया है। दशराज यज्ञ कहता है कि उस समय आर्य कबीला था भरत, और भरत कबीले के राजा थे सुदास। सुदास ने 10 राजाओं से लड़ाई की, जिनमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। इस लड़ाई में सुदास की जीत हुई। जो 5 आर्य थे उन्हें पंचजन कहा गया, जो 5 अनार्य थे उन्हें असुर कहा गया। तो ये जो 5 पंचजन थे, इनमें भरत कबीले के 5 कबीले हैं: पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, दुर्यु। तो ये 5 पंचजन कहलाते हैं। इनकी लड़ाई सुदास से हुई, जिसमें सुदास जीत गया और ये हार गए। आर्य केवल भारतीय ही नहीं है, भारत में आर्य के अलावा वर्ल्ड में बहुत सारे अदर कंट्रीज भी आर्यन रेस कहलाते हैं, क्योंकि जब सेंट्रल एशिया से आर्य निकले, सबसे ऑथेंटिक थ्योरी सेंट्रल एशिया वाली मानी जाती है। तो जब आर्य वहां से निकले तो 5 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गए, 5 श्रेणियों में बढ़ गए। तो इनमें से एक श्रेणी भारत में आ गई और बाकी के यूरोप में, अफ्रीका में चले गए। तो इसीलिए इंडियंस को भी आर्य कहा जाता है। अंग्रेज भी आर्य थे, जर्मन्स भी आर्य थे, स्पेनिश, फ्रेंच, पर्शियन, रशियन, ये भी आर्य थे। पर्शिया का, ये ईरान का पुराना नाम हुआ करता था पर्शिया, यानी कि फारस इसे कहते थे हिंदी में। मतलब आपने सुना ही होगा कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ऋग्वेद में इसीलिए ये एविडेंस मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में आर्य सेटअप हुए, जबकि साउथ इंडिया में, जिन्हें आजकल द्रविडियंस कहते हैं, वहां की ओरिजिनल ट्राइब थी। नॉर्थ इंडिया के ही 2 माउंटेन रेंजेस का एविडेंस मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हिमवंत और मुजवंत। हिमवंत हमारा हिमालय है, और मुजवंत तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार। ऋग्वेद में नाड़ी सूक्त में
21 नदियों का भी एविडेंस मिलता है, जो इंडिया की तो है ही, नॉर्थ इंडिया की और अफगानिस्तान की भी रिवर हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, ये काबुल नदी के किनारे है और इसे कुबा नाम से कहा गया है ऋग्वेद में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सिंधु को आजकल इंडस के नाम से जाना जाता है, वितस्ता, झेलम, असिकनी चिनाब, विपस, ब्यास, परुषणी, राबी, शुतुद्री, सतलुज, धृष्टति, घग्गर, कुभा, काबुल, सुवस्तु, स्वात, क्रमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और सरस्वती नदी अब सूख चुकी है। ये जो बैटल ऑफ दशराज था, दशराज यज्ञ कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो इसका आंसर है परुषणी नदी के किनारे। जब आर्य सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज को क्रॉस करके सिंधु नदी पर, सिंधु नदी की ओरिजिनल ट्राइब से इनकी लड़ाई हुई और ये नॉर्थ इंडिया में सेटअप एस्टैब्लिश करते हैं। तो जो इंडस है वो एक नदी, सिंधु की जो 5 वितरिकाएं हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, तो ये 5 नदियां ये हो गई, इंडस एक और गंगा और, तो ये 7 नदियों के किनारे इन्होंने अपना सेटअप एस्टैब्लिश किया। इसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से ऋग्वेद में एड्रेस किया गया है, सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ पर आर्य अपना सेटलमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। तो जब ये आए थे तो स्टार्टिंग में पेस्टोरल हुआ करते थे, बंजारा या खाना बदोश का जीवन जिया करते थे। धीरे धीरे जब इन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप कर लिया तो इनकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री हो गई और ये टेरिटरीज एक्वायर करने लगे तो योद्धा कहलाए। हॉर्स ड्रॉन चैरियट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, मतलब घोड़ों को रथों में लगा करके लड़ाई करना स्टार्ट किया, जैसे आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा। संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया, संस्कृत में 2 साहित्य विकसित किए गए, श्रुति और स्मृति। श्रुति कहा जाता है सुन करके लिखा गया टेक्स्ट और स्मृति कहा जाता है याददाश्त के आधार पर लिखा गया टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट संस्कृत में ही लिखा गया था। श्रुति में आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता। वेद 4 हैं, चारों वेद श्रुति हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद श्रुति हैं। जबकि स्मृति में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, मनुस्मृति, पुराण, ये सब स्मृति में आते हैं। वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक एज और जिसे हम लोग ऋग वैदिक एज को अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, मतलब 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। फिर इसके बाद लेटर वैदिक एज आ गया, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। ऋग वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई माना जाता था। परिवार में पिता ही सबसे बड़ा मुखिया होता था, जिसे पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जबकि वैदिक कल्चर में आर्य पितृ सत्तात्मक समाज प्रारंभ करते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। और यही एक ऐसा पद था जो आनुवंशिक था, बाकी कोई भी पद आनुवंशिक नहीं था। डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव होता था राजा का। देखिए, कबीले में रहते थे ये लोग, 100, 500, 1000 के कबीले, और इन कबीलों में रहने वाले लोगों को कहा जाता था जन। और ये जो जन होते थे, ये जन अपना राजन नियुक्त करते थे, अपॉइंट करते थे। तो राजन का अपॉइंटमेंट डेमोक्रेटिक होता था। राजन अपनी हेल्प के लिए पुरोहित और सेनानी जैसे और अदर ऑफिसर्स अपॉइंट करता था। इनकी मीटिंग्स को कहा जाता था सभा, जबकि जनों की मीटिंग को कहा जाता था समिति। तो अब आप ही बताओ कि कौन ज्यादा पावरफुल होगा, सभा या समिति?
ऑब्वियसली समिति, क्योंकि समिति जिसको चाहती थी उसको राजा बनाती थी, जिसको नहीं चाहती थी उसको हटा देती थी। तो कुल सबसे छोटी इकाई थी, कई कुलों को मिलाकर के बनता था विश्व, कई विश्वों को मिलाकर के बनता था जन, कई जनों को मिलाकर के बनता था जनपद, जिसे हम लोग महाजनपद कहते हैं, और कई जनपदों को मिलाकर के बनता था राष्ट्र। The smallest unit of society was कुल and the largest unit of society was राष्ट्र। इन्होंने भारत में आयरन को इंट्रोड्यूस किया और रथों को भारत में इस्तेमाल किया। गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी। गाय को इन्होंने अघन्या नाम से, आर्यों ने संस्कृत में लिखा है ऋग्वेद में, अघन्या, जिसका अर्थ होता है कि जिसकी अर्थ हत्या ना की जा सके, द वन विच कैन नॉट बी स्लॉटर्ड। तो इस तरीके से आर्य वैदिक कल्चर को ऋग्वेद में इंट्रोड्यूस करते हैं। नया लैंग्वेज डेवलप हुआ। वेद का मतलब होता है, वेद संस्कृत भाषा के शब्द विद से आया है। विद का मतलब होता है विद, आपने विद्वान शब्द सुना होगा। विद मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। तो विद्वान का मतलब हो गया ज्ञानवान। तो इसीलिए वेद का मतलब है बुक ऑफ नॉलेज, ज्ञान से भरी पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक। तो ये वेद का अर्थ होता था। वेद में नई एजुकेशन सिस्टम, नई शिक्षा नीति प्रारंभ की गई और विवाह के भी 8 प्रकार बताए गए, जिनमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये इस तरह से 8 प्रकार के विवाह थे। तो आज हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज के बारे में डिस्कस किया और कल हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन करेंगे कि क्यों वैदिक कल्चर समाप्त हुआ और बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्यों राइज हुआ, क्यों उदय हुआ। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।